Hello children, Praveen Shukla, Christchurch Convent Higher Secondary School, Ghadrawara, and I welcome you in our digital classes. This is for class 11th Business Studies, again chapter 1, Nature and Purpose of Business. In earlier videos, I have taught you up to objectives of a business. Okay? In this video, we will continue with our next point, that is business risks. Okay? Business risks. So first, try to understand the meaning. A business risk refers to the danger of loss which may arise due to certain unforeseeable, unpredictable and unfavorable event in future. ओके अब यदि हम बात करें शब्द रिस्क की, तो रिस्क मतलब भविष्य में कि वो घटना जिसको न हम देख सकते हैं अभी, ना हम जिसको अभी सोच सकते हैं, और बट ऑब्वियस है कि वो हमारे फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं होगी. ठीक है, तो उस घटना को हम रिस्क बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही मशहूर, एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट मिस्टर विलर, उनका स्टेटमेंट लिखा है. उन्होंने कहा है कि रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस. ठीक, मतलब रिस्क जो है उसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक, और वो एक पॉसिबिलिटी हो किस चीज़ की, कि ऐसे अकरेंस, ऐसी घटनाएं जो कि हमारे फेवर में नहीं है. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट बिजनेस रिस्क. ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, आप देखें. अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड की अनिश्चितता होना. आपका प्रोडक्ट तैयार है लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, रिस्क है. अनसर्टेनिटी ऑफ रिसिट ऑफ प्राइस का निश्चित नहीं हो पाना. ठीक है, कम हो जाए, रिस्क है. फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस इन मार्केट, वही है. चेंज इन फैशन. ठीक, हमारा प्रोडक्ट एक फैशन के तौर पे बना लेकिन वो फैशन चली गई, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक पाया, रिस्क है. डेंजर ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़. नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से हमारे गुड्स का नष्ट हो जाना या खतरे में होना. अब नेचुरल क्लैमिटीज़ क्या हो सकती हैं? कुछ भी हो सकती हैं. आग लग सकती है, बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, भूकंप, है ना. तो ये सब क्या है? ये नेचुरल क्लैमिटीज़. तो इनसे भी तो नुकसान जो है वो भी रिस्क है. ठीक है, नेक्स्ट है डेंजर ऑफ लॉस ड्यू टू कंपटीशन. ठीक है, हम कंपटीशन हम बेयर नहीं कर पा रहे हैं, हम कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं, हम उस प्राइस को नहीं ला पा रहे हैं जिसमें अभी मार्केट चल रहा है. तो वो भी एक प्रकार से लॉस और हमारा जो है रिस्क है. ठीक है, बैड डेट्स, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा. बैड डेट्स मतलब हमने इतनी उधारी कर दी कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है हम वो ही नहीं ला पा रहे हैं, हमारे जो खाते हैं वो डूबते जा रहे हैं, हम उनसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं. ठीक, सो ये कुछ बिजनेस रिस्क हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क आपकी बुक में दिया हुआ है, ये आप पढ़ेंगे. मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, मतलब बिजनेस रिस्क कितने प्रकार की हो सकती हैं. ठीक है, पहला लिखा है, देखिए आप, सी द फर्स्ट वन, दैट इज प्योर रिस्क. प्योर रिस्क इज दैट रिस्क इन विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग द लॉस. ठीक है, मीन्स इन प्योर रिस्क देयर इज नो चांस टू रिकवर द लॉस. मीन्स वट एवर loss is made,
दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। जो भी लॉस आपको किसी भी रिस्क में, चाहे फिर वो डिमांड की हो, चाहे फैशन की हो, चाहे कंपटीशन की हो, चाहे नेचुरल क्लैमिटी की वजह से जो लॉस हुआ है, वो फिर रिकवर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्युलेटिव रिस्क। स्पेक्युलेटिव रिस्क refers to that situation where there is a chance of loss as well as gain. A businessman takes the risk for profit. For example, development of a new product may result in large amount of profit or big loss. Change in demand, price fluctuation, change in fashion and taste, etc. अब स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होती है? स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होती है जहां पर उस रिस्क को लेने में लॉस और गेन दोनों के चांसेस हैं। ठीक है। लेकिन बिजनेसमैन उस रिस्क को लेते हैं प्रॉफिट के लिए। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं कि किसी भी नए प्रोडक्ट को लेकर आना। ठीक है, नया प्रोडक्ट आया, पॉसिबिलिटी है चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएट हुआ, प्राइस हमने बढ़ा दिए तो बिकेगा हमारा प्रोडक्ट कि नहीं बिकेगा। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क रिप्रेजेंट्स दैट रिस्क विच कैन बी शिफ्टेड थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, जैसे हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी दुकान के लिए, हमारी दुकान में आग लगी, लेकिन चूंकि हमारी दुकान इंश्योर्ड थी तो हमने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लिया, तो ये रिस्क इंश्योरेंस रिस्क कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ऐसी रिस्क, सच रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस कैन नॉट बी असर्टेन। रिस्क रिगार्डिंग चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस फ्लक्चुएशन, चेंज इन फैशन, टेस्ट एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। मतलब कुछ ऐसी रिस्क होती हैं जो इंश्योर नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो निश्चित नहीं रहती। ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई कभी भी डिफर कर सकती हैं, प्राइस फ्लक्चुएशन कभी भी आ सकता है। ठीक है, फैशन कभी भी चेंज हो सकती है, तो ये इनको इंश्योर नहीं किया जा सकता। Next, internal risk. Internal risk arises from event with the business enterprise. For example, breakdown of machinery, negligence and dishonesty of employee, strike by workers. अब कुछ इंटरनल रिस्क होती हैं, मतलब कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जैसे किसी मशीन का काम नहीं करना, एम्प्लॉय का बेईमानी से काम करना, काम नहीं करना, काम को इग्नोर करना, वर्कर्स की स्ट्राइक हो जाना। ठीक है, ये इंटरनल रिस्क हो गई। एक्सटर्नल रिस्क इज दैट रिस्क द अकरेंस ऑफ विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग, फॉर एग्जांपल चेंज इन मार्केट कंडीशन। एक्सटर्नल रिस्क होती हैं बिजनेस के बाहर की, जो हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट का बदल जाना, कंडीशन चेंज होना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाना, सरकार बदल जाना, पॉलिटिकल इशू हो जाना। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं। ठीक है, अभी जैसे अपन देखें तो ये भी एक प्रकार से एक सोशल मतलब क्लैमिटी है, एक बार सोशल डिस्टर्बेंस है। ठीक है, तो इसके वजह से भी बिजनेस में बहुत फ़र्क पड़ा है, तो ये भी रिस्क है। जनरल रिस्क बताइए आपको। जनरल रिस्क फॉर फंडामेंटल रिस्क आर ग्रुप रिस्क which affect the whole production। ठीक है, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन, वॉर, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली किसी बिजनेस को रिस्क में रखते हैं। पर्टिकुलर रिस्क अराइज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। सच रिस्क अफेक्ट ओनली अ न्यू पर्सन, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ अ फैक्ट्री, मर्डर ऑफ मैनेजर, बैंक रॉबरी एक्सेट्रा। किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के कारण किसी रिस्क का जाना या किसी प्रकार की घटना होना, वो पर्टिकुलर रिस्क। नेक्स्ट है स्टैटिक रिस्क। डायनेमिक रिस्क
रिस्क टू प्रॉपर्टी, पर्सनल रिस्क, ठीक है। तो ये बाकी की ये हैं, आप इनको पढ़िएगा, ठीक है। जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, आप उनको पढ़िए। यदि आपसे नहीं समझ में आती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है। इसके बाद आपकी बुक में कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क हैं, मतलब बिजनेस रिस्क के रीज़न दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। देखिए, बीच बीच में मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें दे रहा हूँ ताकि आप भी पढ़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा या समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, आप मुझे मैसेज करिए, मैं पर्टिकुलर उस पर एक वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ का वर्गीकरण, उनको कैसे बांटा गया है। सो बिजनेस एक्टिविटीज़ मेजरली डिवाइडेड इन टू मेजर पार्ट, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है। आपकी बुक से ही एक पिक मैंने स्लाइड में दी हुई है, आप देख सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज सब हेडिंग्स देखिए, जेनरिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। कॉमर्स में देखें तो कॉमर्स फिर टू पार्ट्स में है, ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। ट्रेड में आप देखें तो इंटरनल, एक्सटर्नल है। इंटरनल में देखें तो होलसेल, रिटेल है। एक्सटर्नल में देखें तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट है। ऑक्सिलरी टू द ट्रेड है तो ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग एंड अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज refers to that institution where raw material is transformed into finished goods। मतलब इंडस्ट्री वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पर रॉ मटेरियल को एक कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स या प्रोडक्ट में बदला जाता है, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज हो गई। और जब इसकी डिटेल में न जाते हुए हम आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको फर्स्ट बताया गया है, दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। व्हाट इज दैट? जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ठीक। जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड जेनेटिक इंडस्ट्रीज विच आर primarily डिपेंड अपॉन नेचर बट रिक्वायर मोर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल इन देयर प्रोडक्शन। वो इंडस्ट्रीज जो बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर होती हैं, लेकिन उसके लिए ह्यूमन स्किल का अप्लाई होना बहुत आवश्यक होता है, जैसे एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है। ये क्या है? अब जैसे खेती है तो ये खेती जो है प्रकृति पर निर्भर है, ठीक है, लेकिन इस पर मेहनत कौन करेगा? किसान करेगा, ठीक। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर engaged in supplying commodities extracted or raised from the earth, sea and air with comparatively little help of man। आई बात समझ में? मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जो कमोडिटी को सप्लाई करते हैं, अनाज है ना, और वो अनाज कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है, समुद्र से हो सकता है या हवा से हो सकता है किसी और, जिसमें मनुष्य की मदद बहुत कम लगी हुई है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ क्या कहलाती हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़, ठीक है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आर दोज इंडस्ट्रीज़ which are engaged in covering the raw material or
पार्टली फिनिश्ड गुड्स इनटू पार्टली फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को खरीदती हैं और एक फिनिश्ड गुड्स या एक पूरा प्रोडक्ट तैयार करती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज इट इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम बनाना। ठीक, ये हो गई हमारी इंडस्ट्रीज। अब हम देखें कॉमर्स साइड में, तो कॉमर्स साइड में हमने देखा था ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड। तो ट्रेड में हम देखते हैं इंटरनल ट्रेड, मतलब आंतरिक व्यापार जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें होलसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है। होलसेल ट्रेड आप जानते हैं, होलसेल मतलब बल्क में चीज़ों को खरीदना और स्मॉल स्मॉल पार्ट, छोटे छोटे ग्रुप में मतलब बनाकर या बल्क में उनको बेचना। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई होलसेल की शॉप है, यहाँ पे इकट्ठी चीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो जो वो व्यापारी जो बहुत बड़े नंबर में चीज़ों को खरीद के उनको छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स में छोटे व्यापारियों को बेचता है, वो होलसेलर कहलाता है, या वही ट्रेड जो है होलसेल ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड फुटकर विक्रेता, जहाँ से कंज्यूमर डायरेक्ट जाके किसी भी चीज़ को खरीदता है, वो रिटेल ट्रेड कहलाता है। एक्सटर्नल ट्रेड में देखें एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब हमारे यहाँ से चीज़ों को बाहर भेजना। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड मीन्स okay, yes, sorry for the disturbance. Yes, export trade. Export trade means when goods are sold or supplied to a foreign country, it is called export. Means जब goods को foreign country भेजा जाए, सप्लाई किया जाए, वो export trade कहलाता है। ठीक है, import trade when goods are purchased from foreign country, it is called import trade। मतलब जब फॉरेन से किसी वस्तु को या किसी भी गुड्स को यहाँ अपनी कंट्री में बुलाया जाए, मंगवाया जाए, वो कहलाता है इंपोर्ट। री एक्सपोर्ट क्या होता है? व्हेन अ नेशन इंपोर्ट्स गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्ट द सेम टू अनदर कंट्री, इट इज कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ठीक, इट मीन्स हमने दूसरी कंट्री से गुड्स को बुलाया और उसको तीसरी कंट्री को भेज दिया। जैसे हमने अमेरिका से किसी गुड्स को बुलाते हैं और हम उसको जापान को भेज देते हैं, तो ये री एक्सपोर्ट कहलाता है। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू द ट्रेड बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है ना? आवागमन। वेयर हाउसिंग मतलब किसी भी गुड्स को रखने की जगह होती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग, अदर्स, ये सब हमारे डेली हमारे जो सुनने में आती हैं ये सारी चीज़ें, और जो कॉमर्स से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गई बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखें तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को भी और सब क्लासिफाइड किया हुआ है। अभी हमने पढ़ी थी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, तो इंडस्ट्री को भी इन्होंने सब क्लासिफाइड किया हुआ है। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ में आप देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी है, टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ है। तीन मेजर पार्ट में इंडस्ट्रीज़ को बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। ओके, आई बात समझ में? अब आप देखें प्राइमरी इंडस्ट्री में देखें तो प्राइमरी इंडस्ट्री में इन्होंने दो इंडस्ट्रीज़ को रखा है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी में इन्होंने रखा है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को रखा हुआ है। थर्ड टेरिटरी में इन्होंने बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में रखा हुआ है। ठीक है,
मैन्युफैक्चरिंग को भी इन्होंने सब क्लासीफाइड किया हुआ है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, सिंथेसिटिकल, ठीक। सो आप जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्टिव ये हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। सो ये बहुत आसान है, यदि आप इनको बुक में देखेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप इनको पढ़िएगा, देखिएगा, फिर यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आप जितना इसको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत आसान शब्दों में आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आप पढ़कर बताइएगा ज़रूर, जो भी पार्ट, जो भी एरिया आपको डाउट में है आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।